समाचार दर्पण के इस नए सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम पित्रोड़ा ने एक रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जा सकता है और यह इनहेरिटेंस टैक्स कोई नया नहीं है। अमेरिका में यह पहले से ही लागू है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे यह इनहेरिटेंस टैक्स क्या है। देखिए, यह जो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आपका कोई रिश्तेदार आपको संपत्ति दे के जाता है। जाने का अर्थ हुआ कि वह गुजर गया हो। तो अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में यह नियम है और यह इनहेरिटेंस टैक्स 2023 से लागू है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो भी नेक्स्ट ऑफ किन होगा या उसके जो वारिस होंगे उन्हें वह संपत्ति मिल जाती है। अब यह जो संपत्ति है, संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद जो भी व्यक्ति उसका वारिस इसे पाता है उसे इसके बदले में कर अर्थात टैक्स देना पड़ता है। ये इनहेरिटेंस टैक्स की जो व्यवस्था है वह लोआ, केंचुकी, मेरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेनिसिल्वा में अभी तक लागू है। यह जो इनहेरिटेंस टैक्स है यह स्टेट टैक्स से एकदम अलग है। स्टेट टैक्स कुछ और है। स्टेट टैक्स में यदि आपका उससे उस संपत्ति से कोई आय होता है तब भी उस पर आपको कर देना पड़ता है, जबकि इनहेरिटेंस में फ़िलहाल नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स का दर निश्चित नहीं होता है। यह जब संपत्ति आपको मिलती है उस संपत्ति के पूर्ण मूल्यांकन के ऊपर ही इस टैक्स का निर्धारण किया जाता है और यह जो दर है वो 15% से 18% तक होता है। समस्त 6 राज्यों में अगर किसी मृतक की पत्नी को यह संपत्ति मिलती है तो उसे कर देने से अर्थात टैक्स से छूट प्राप्त है, अन्य लोगों को नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जितने ही घनिष्ठ होंगे, मान लीजिए मृतक का पुत्र है, पुत्री है, जितना घनिष्ठ रिश्ता होगा उतना ही कम कर देना पड़ेगा और घनिष्ठ नहीं दूर के रिश्तेदार हैं तो अधिक देना पड़ता है। जीवन बीमा से मिलने वाली जो रकम होती है वह इस टैक्स में नहीं आता, वह स्टेट टैक्स में जाता है। अमेरिका के लोआ में यदि $25,000 से कम मूल्य की संपत्ति है तो उस पर फिर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है। वहीं केंचुकी में जो इमीडिएट फैमिली मेंबर कहे जाते हैं, मतलब घनिष्ठ रिश्ते में, जैसे पत्नी, पिता माता, बच्चे या फिर भाई बहन, तो उन्हें छूट प्राप्त है और यह छूट है $500 से $1,000 तक। वहीं आप मेरीलैंड में जाइए तो वहाँ भी इमीडिएट फैमिली मेंबर जो हैं उनको और चैरिटीज़ अगर हैं तो उनको टैक्स से छूट है और अन्य लोगों को भी $1,000 तक छूट है और यहाँ कर का दर 10% है। दूसरी ओर नेब्रास्का में पत्नी और चैरिटीज़ को कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की श्रेणी में आते हैं उन्हें $1,00,000 से ऊपर की छूट है। 2023 से यह नियम बना है। अन्य रिश्तेदार हैं उन्हें $40,000 की छूट मिलती है। इसी तरह से न्यू जर्सी में इमीडिएट फैमिली मेंबर की श्रेणी में जो लोग आते हैं और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको छूट प्राप्त है। इसके अलावा सिबलिंग अर्थात भाई बहन, बेटा बेटी या फिर इन लॉज हैं अर्थात सास ससुर हैं, उनको $25,000 तक की छूट प्राप्त है। यहाँ इस कर का दर है 11% से 16% तक। और पेनिनसुएला में है कि पत्नी और माइनर मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कर नहीं देना पड़ता है और अगर बच्चा वयस्क है अर्थात 18 से अधिक है और दादा दादी हैं या फिर पिता माता हैं तो उन्हें $3,500 की छूट है और वहाँ यह कर 4.5%, 12 या फिर 15% हो सकता है संबंधों के आधार पर। चूँकि यह एक ऐसा कर है जो पूरे अमेरिका में भी लागू नहीं है, अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में लागू है, तो यदि यह भारत में लागू किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि विद्वानों का अपना अपना मत है और मिस्टर सैम पित्रोदा का अपना अलग मत है। जिसका जो भी मत हो, मेरे विचार से कर तो यहाँ लगता ही है। संपत्ति हस्तांतरण जब भी किया जाता है, चाहे आप भेंट में दें चाहे जिस रूप में दें,
कोई ना कोई कर दे करके उसका पंजीकरण कराना पड़ता है, अर्थात रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन अगर इस रूप में यह कर आया तो सुनिश्चित है कि सरकार को तो इससे बहुत लाभ होगा।